तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उससे संबंधित पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, वो एक ही बात है। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी के जो लंबे वाले प्रश्न होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो मैंने करवा दिए हैं। अब आपके सामने अपन बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लंबे वाले प्रश्न देखना चाहते हो और मास्टर क्लास देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर देख लेना। साथ के साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आप पता आपको शादियों का मौसम चलने वाला है, साथ के साथ त्यौहार भी आने वाले हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ का खरीदारी करना चाहते हो तो आपकी बचत कराने के लिए, डिस्काउंट के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब भी कोई चीज़ खरीदो वीडियो खोल के और आप चीज़ खरीद लेना, आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर 5 से। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय क्या है? तो प्लेटो ने क्या बताया कि न्याय क्या है वास्तविकता में। तो प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्य का पालन करना ही न्याय है। मतलब हर व्यक्ति, जैसे राजा है वो क्या करेगा, प्रजा के पालन करेगा। मंत्रिमंडल क्या करेगा, राजा के जो जितने भी कार्य होते हैं उसमें सहायता करेगा। समझ में आ गया आपको? फिर प्रजा क्या करेगी, राजा के कार्य करें उसमें सहयोग करेगी, अपना अपना जो कार्य होता है वो करेगा। तो समाज का हर व्यक्ति है वो अपना अपना कार्य करेगा, वही क्या होगा, आपके सामने न्याय होता है। यहाँ यह तो एक टेक्निकल भाषा है, लेकिन अब था समझो एक प्लेटो के अनुसार। प्लेटो यह बात कही कि जो थे वीडियो देख रहे हो ना, जो थे ही पढ़ाई करोगा ना वही न्याय है। समझो कि के साथ थारा माता पिता के साथ और खुद के साथ न्याय है। पढ़ाई लिखाई करोगा, जीवन में आगे बढ़ोगा, जीवन में सक्सेस होगा, थारा माता पिता खुश होंगे, समाज खुश होगा और थे खुद भी आगे बढ़ोगा। तो यही क्या है, न्याय कहलाए वो प्लेटो के अनुसार। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसका क्या अर्थ है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। मतलब एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर सभी व्यक्ति हैं वो खुशहाल रहें, एकदम खुशल चंगा मंगा, एकदम बढ़िया सोएं, बढ़िया खावें, बढ़िया पीवें, स्वस्थ हैं, हर व्यक्ति अपना जीवन में खुशहाली के साथ जी रहे हैं। तो यही है प्लेटो ने द रिपब्लिक किताब निकाली। उसका क्या सिद्धांत था कि आदर्श राज्य की स्थापना करना। इस अब अच्छा यहाँ कोई खेनो थोड़ी हो जाए कोई आदर्श राज्य कहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ सिद्धांत बताया गया। जिम जो राजा का के राजा ने कहीं रहना चाहिए, प्रजा ने कहीं रहना चाहिए, आपके सामने जो कार्य करी ही मंत्रिमंडल उन कहीं रहना चाहिए, समाज में जो व्यक्ति हैं अलग अलग वर्ग हैं उनने कहीं रहना चाहिए, न्याय क्या हुआ है, सब चीज़ों की परिभाषा बताई गई थी। उस चीज़ में जो व्यक्ति जो राजा उन नियमन पालन कर ले उसको राज्य कहें को आदर्शवादी राज्य के रूप में जाना जाएगा। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का क्या अर्थ होता है? तो प्लेटो ने क्या बताया, ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक राजा कौन होता है, जो वह शासक जो ज्ञानवान हो और नैतिक हो। दार्शनिक राजा कौन होता है भाई, दर्शन को जिन ज्ञान हुआ है, सीधी बात है। अच्छा दर्शन की वह जो भक्ति भावना से संबंधित समाज की आगे बढ़ने के बारे में बात करें, संस्कारवान आदमी दार्शनिक आदमी मान लो, देखो ज़्यादा परिभाषा हम कौन पढ़ा, हाँ तो अया मान लो जो आदमी संस्कारवान है, बढ़िया आपका रास्ता पर जा गेला अया को आदमी, समझ में आ गया? तो अया को आदमी कौन होगो, जो थोड़ा बहुत पढ़ियो लिखो आदमी होगो, ज्ञानवान होगो, नैतिकता के साथ संस्कार के साथ चल लगो, वही क्या होगो, दार्शनिक राजा के रूप में जाने जाओ। अगले वाला प्रश्न है, प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो प्लेटो है उसने समाज को कितने वर्गों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन से में, राक्षस, रक्षक और उत्पादक। तो प्लेटो ने क्या बताया कि समाज है वो 3 भागों में बटा होता है, एक तो राक्षस में बटा होता है, एक रक्षक में बटा होता है और एक तीसरा कौन सा है, उत्पादक में बटा होता है। समझ में आ गया? राक्षस कौन होते हैं, समाज के वो व्यक्ति जो क्या करते हैं, समाज को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, समाज को नीचे गिराने का कार्य करते हैं, जैसे चोर, लुटेरे, डाकू, इनको राक्षस की उपमा दी गई। रक्षक कौन होते हैं, जो न्याय के रखवाले होते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, है ना, वो रक्षक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे समाज सेवी लोग हो गए आपके सामने, उन सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्ति हो गए जो क्या करते हैं, अपना जो कार्य है वो सही ढंग से करते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, सरकारी क्यों, समाज का हर व्यक्ति, एक किसानी करने वाला व्यक्ति मन लगाकर अगर अपना कार्य कर रहा है तो वो भी क्या एक उत्पादक के रूप में ही जाना जाएगा।
अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्रणाली क्यों कहा गया है? तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्रणाली क्यों कहा गया है? क्योंकि वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। भाई थे एक बात बताओ, थान क्या करते, थान ऐ कह दो, थान जिंदगी में जो चीज़ चाहिए बात थान लिया के दी जाएगी। अगर थे ऐ कह दो रॉयल रॉयल्स में घूमना तो रॉयल रॉयल्स लेके दी जाएगी। थे ऐ को मन प्राइवेट जेट चाहिए तो वो मिल जाएगा। सोना का घर में सब कुछ सोना को हो रहा है, सोना प्लेट में खाना मिल रहा है, लेकिन थान घर बाहर ने को निकलने दियो जाओ ना, थारे करने कोई रखो, बस शाम का होगा खाना पकड़ा जाएगा, थारी कोई ख्वाहिश होगी बा लिख के दे दियो वह पूरी कर दी जाएगी। तो थे एक बात बताओ कि यहाँ रहस का होगा कितना दिन रह लेगा, 1 साल रह लेगा, 2 साल रह लेगा, ख्वाहिश तो कितनी को है, सीमित हो, वह पूरी हो जाएंगी, है ना। तो आप इंसान है वो कैसा होता है, समाज में रहे। देखो ध्यान इन्हें छोड़ो, वो एग्जाम्पल भी नहीं समझ तो एक और बता देती हूँ। कद देखिए कोई त्योहार हो है ना, या कोई शादी हुआ है, जना क्यों है अपने घर घना सारा आदमी है जी, है ना, और फिर के सारा हंसी खुशी का साथ नहीं, और फिर बच्चा जाए कौन को या सुनो सुनो वो मन नहीं को लाग रहे मार दो, क्यों कौन मन लाग रहे थारो, क्योंकि इंसान को मनुष्य के बिना मन को नहीं लाकर, इसलिए क्या यह बात क्या दर्शावे कि इंसान वो के सामाजिक प्रणाली प्राणी है। समझ में आ गई तार यह चीज। अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है? अरस्तु ने राज्य की क्या परिभाषा दी है? राज्य नैतिकता की सर्वोच्च इकाई। देखो अरस्तु और जी टाइम होया है ना, सीधी बात है, जी टाइम के धर्म को हो बोल वालो, धर्म ही सब कुछ माने जाया कर। तो ये क्या सिद्धांत दिया कि राजा कहें कौन चाहिए, नैतिक होना चाहिए, नैतिक कहें को जो धर्म के अनुसार चल रहा है, हर काम बढ़िया से करे, वही कौन सा माने जाए, नैतिक राजा माने जाए। तो राज्य को नैतिकता को सर्वोच्च इकाई माना गया था उसमें। अगले वाला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार न्याय के कितने प्रकार हैं? तो अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए? 2 बताए हैं, वितरक न्याय और सुधारात्मक न्याय के रूप में 2 प्रकार के न्यायों को इन्होंने अरस्तु ने बताया है। समझ में आ गया आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? तो इन्होंने क्या कहा, कुछ लोग जन्म से ही दास होते हैं। तो देखो दासता के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दासता, मतलब क्योंकि मान लो जी टाइम में अरस्तु टाइम में क्या करता, लोगों दास बना दिया करता, जहाँ कोई को बेटो है भाई, कोई राजा का काम करे दास के रूप में, तो उनको पिताजी काम करे तो बेटा ने भी करना पड़ेगा। या फिर काफ़ी लोग के अपने विचारों से भी दासता देखने को मिलती है उनके अंदर, है ना। तो ये लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई थी? प्राकृतिक दासता की बात की गई थी अरस्तु के अनुसार। अगले वाला क्या है, थॉमस विक्सन किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो थॉमस विक्सन वो किस विचारधारा से जुड़े हैं? ईसाई धर्म और प्राकृतिक विधि से। किससे? ईसाई धर्म की बात करते थे और प्राकृतिक विधि की बात करते थे। आपके सामने थॉमस विक्सन। अगला है एक्विनॉक्स की 2 प्रमुख किताबें कौन है? तो एक्विनॉक्स की 2 प्रमुख किताबें कौन सी आपने? सोमा थियोलॉजिका एंड सोमा कॉन्ट्रा जेनेटिक्स नाम की 2 किताबें हैं। कौन सी? सोमा थियोलॉजिका और सोमा कॉन्ट्रा जेनेटिक्स के नाम से 2 किताबें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थे थारा सामा जो यूनिट फर्स्ट का जितना भी शॉर्ट टाइप के सुनी जो देखने में इसकी बस सारा मैं थाने करा दिया है। अगले वाला प्रश्न है, मैकियावेली की प्रसिद्ध किताबें कौन है? तो मैकियावेली के द्वारा जो किताबें लिखी गई उसमें से सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? द प्रिंस नामक जो किताब है वो क्या है? सबसे प्रसिद्ध किताबों में से आपके सामने हुई है, किसकी? मैकियावेली की। अगले वाला प्रश्न कौन है, मैकियावेली के अनुसार शासक को कैसा होना चाहिए? तो मैकियावेली कहीं को आदमी हो, मैकियावेली एकदम हो अया को आदमी जो आजकल का नेता है ना उनका कहीं का विचारी भाई मैकियावेली का विचार है। वो क्या कहा कर, तो राजा कहीं कौन होना चाहिए? चालाक टंच होना चाहिए एक तो, समझ में आ गो, चाहे कुछ भी करना पड़ो आपको शासन बनेड़ो रहना चाहिए, चाहे आपको भाई ने धोखो देना पड़ो, चाहे जनता देना पड़ो, कोई नहीं देना पड़ो, चालाक होना चाहिए, दूसरों बलशाली भी होना चाहिए, नहीं प्रजा बात कौन माने, समझ, डंडा को जोर भी दिखाना पड़े। समझ में आ गई। तो कैसे बताया गया है, मैकियावेली ने कैसा बताया शासक को? एक लोमड़ी और सिंह जैसा, लोमड़ी जैसा चालाक और सिंह जैसा बलशाली होना चाहिए ताकि सारी जनता उसकी बातों को मान सके। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? तो मैकियावेली ने क्या बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी और अस्थिर होता है। स्वार्थी क्या होता है भाई? मैकियावेली ने बताया कि आदमी कहीं को है, आदमी स्वार्थी हुआ है, तान बेरो 2 खुद के लिए आदमी को सिर फोड़ गिरे ना, तो कहीं को है स्वार्थी हुआ है, दूसरों के अस्थिर हुआ है भाई। आदमी ने मतलब आज आए खा कि भाई जी 2 रुपये करप्शन नहीं करना चाहिए, नौकरी लगे बाद में लोग बहुत रुपया खाए हैं, और जय नंबर आवे जय इंसान के करे आपका 8 दिन नीचे के टेबल के बदल गया ना विचार। तो यही है इनके कहे जो अस्थिर विचारधारा बोली जाए लोगों की। समझ में आ गई ना, स्वार्थी और अस्थिर माना जाता है। थॉमस
होब्स की प्रमुख किताब क्या है? तो थॉमस होब है, उसकी प्रमुख किताब क्या नाम है? लवायथन। क्या नाम है? लवायथन नाम से उनको जाना जाता। आपके सामने थॉमस होब्स की प्रमुख किताब है। अगले वाला क्या है? होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो जो होब्स है उसने क्या बताया? प्राकृतिक इंसान की शुरुआती दौर में प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? मनुष्य का भेड़िया है, पूर्ण अजरकता। मतलब होब्स ने क्या बताया कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या भेड़िया, मतलब मनुष्य को चालाकी से हरा देता है। पूर्ण अजरकता थी स्टार्टिंग के अनुसार, मतलब हर समय क्या भेड़िया आपस में क्या लड़ता रही, अयहाँ पूर्ण अजरकता के रूप में बताई। अगले वाला प्रश्न क्या? हॉब्स के अनुसार संप्रभुता क्या है? हॉब्स के अनुसार क्या है संप्रभुता? संपूर्ण पूर्ण रूप से अविभाजक और निरंकुश सत्ता। तो संप्रभुता क्या बताइए कि सभी लोगों के पास, संप्रभुता क्या होती है? सभी लोगों के पास सत्ता वो देखने को मिली जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। इस प्रकार की सत्ता को क्या बोला जाता है? हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? तो मतलब प्राकृतिक अधिकार कौन सा है? जो इंसान जब जन्म लेना, समझा, जन्म लेकर पहली बात अपना हाथ हिलावे जदू इंसान का वह अधिकार मिल जाए, वह कौन सा है? प्राकृतिक अधिकार का रूप में जाना जाए। कौन सो? पहलो जीवन जीने को अधिकार। हर व्यक्ति ने अपनो जीवन जीने को अधिकार है। अँ कोई आदमी जानते उठो दे दियो मरगो वो ना, जीवन को अधिकार है हर व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी समाज में, चाहे कुल में, चाहे धर्म में, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति में, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से विसंगति है, लेकिन वो इंसान ने जीवन जीवन को हक है। क्यों? यो कौन दियो है? आपा थोड़ी दियो है, वो ऊपर लो दियो है, भगवान दियो है नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, जीने का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का, इंसान को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, अपने जो स्वभाव वगैरह या फिर जो रहन सहन की स्वतंत्रता, समझ लो इस प्रकार की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। लेकिन अँ कोई स्वतंत्रता का चक्र दूसरा आदमी की स्वतंत्रता ने आप खागा, अँ नहीं होनी चाहिए। अपनी भी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन दूसरों कोई थारे व्यक्ति है उसकी भी स्वतंत्रता भंग नहीं होनी चाहिए। अगला क्या? संपत्ति। किसी भी इंसान के पास अगर कोई संपत्ति है तो उसको धारण करने की उसके पास क्या होनी चाहिए? उसका जीवन में अधिकार है। भाई कोई पिताजी है, उनको एक ही बालक है, समझा, तो जो संपत्ति भाई को पिताजी बनाए उन रखने को अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात है कोई आदमी है भाई अपनी संपत्ति खरीदी तो उन्हें भी उसका धारण करने को पास अधिकार होना चाहिए। समझ आ गई ना? तीन अधिक प्राकृतिक रूप से अधिकार बताया। कौन सा? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार बताया गया। लोक को उदारवादी क्यों कहा जाता है? भाई जो जॉन लोक है उसको उदारवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो लोक को उदारवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। मतलब जो नागरिक हुआ करते हैं उन सब के जो स्वतंत्रता है उसकी विचारधारा की, उसकी बातें करने का बात करते थे। कौन? आपके सामने किसकी बात करते थे? नागरिकों की स्वतंत्रता की बात किया करते थे। नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे? हर व्यक्ति है उसको अपने फैसले लेने का, जिंदगी जीने का, अपने जीवन में कुछ करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यो पहलो आदमी थो जो की बात कराया करतो? स्वतंत्रता की बात कराया करतो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। अच्छा, सीमित सरकार की होगी, मतलब सीमित सरकार को अर्थ भी बताऊंगा। यो क्या कहा करतो? इनका क्या कहना था कि हर व्यक्ति है उसको सरकार के द्वारा फैसले नियंत्रित नहीं करने चाहिए। जब पहले के टाइम में क्या करते? राजा है करते। अब राजा कोई आदमी ने कह दियो कि जा सुबह शाम कुकड़ू को बोल, तो बोलना पड़ता भाई, क्यों नहीं? उन्होंने फांसी पर टांग दे तो समझ। क्यों? उस समय राजा का पूर्ण रूप से अधिकार चलता था। लेकिन अब किसके चलते हैं? अब जनता बुला दे कुकड़ू को, कोई अगर कोई नेता कोई ज्यादा बक रह जाना। क्यों? क्योंकि अब सत्ता किसके हाथों में? जनता के हाथों में। अब सरकार की जो शक्तियां हैं वो क्या होती गई हैं? लोकतंत्र में सीमित होती जा रही हैं। तो पहली बार इसीलिए उसको उदारवादक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसने अपने अधिकारों को किसको देने की बात की थी? सत्ता से जनता की तरफ अपने अधिकारों को स्थानांतरित करने की बात की थी। अगले वाला है लोक का सामाजिक अनुबंध की दो विशेषताएं क्या है? तो सरकार की सीमित भूमिका और जन सहमति से आधारित सत्ता। मतलब जॉन लोक की बाई बात पता ही नहीं, या बाई बात है कि सरकार के ज़्यादा कोई लेनो देनो नहीं होना चाहिए, जनता का थम के रहनी चाहिए, सत्ता है बा रहनी चाहिए। अगला है रूसो की प्रमुख किताब का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने जो रूसो है उसकी प्रमुख किताब का नाम है। क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगले वाला है रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है?
तो सामान्य इच्छा क्या होती है रूसो के अनुसार, मतलब संपूर्ण समाज की सामूहिक नैतिक इच्छा, मतलब कोई ऐसा को काम हो जिम सारो समाज राजी हो, सारो के सारो कोई भी काम है, जैसे थारा गांव में एक मंदिर बनाना है ना, या ऐसे मतलब ग्राउंड को निर्माण करना, मंदिर बनाना तो फिर भी कोई लोग के अलग अलग रहे उसके, लेकिन बच्चा के लिए, बच्चा के खेलने के लिए ग्राउंड बनाना या फिर कोई स्कूल को निर्माण करना, तो सारे समाज की भलाई है, सारो समाज के कर को एक जगह इकट्ठो होके भाई खदे को कि विधायक जी मार तो ई कोना बना दो, आ खाली जगह पड़ी है, कोई काम को नहीं आए, एक अंदर के बनाओ खेल मैदान बना दो। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है, सामान्य इच्छा के नाम से जाना जाता है, जिसमें संपूर्ण समाज की क्या इच्छा होती है, नैतिक इच्छा होती है। अब तान खेल मैदान याद कर लेना है, सारा सामान्य इच्छा को प्रश्न आ जाना। अगला क्या, सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में क्या अंतर होता है, तो सामान्य इच्छा में नैतिकता होती है और बहुमत की इच्छा मात्र संख्या होती है। तो क्या फर्क हो सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा में क्या होता है आपके सामने, जो सामान्य इच्छा में जनता है ना राज्य राज्य होके हाँ भरेगी, और क्या है बहुमत की इच्छा में क्या है कि मान ले 10 जना नाराजी तो भी कोई दिक्कत को नहीं, 20 जना राजी 10 जना नाराजी 30 जना, तो क्या जगो बहुमत की इच्छा के अनुसार बात चीज मान ली जाएगी। समझ में आ गई थारा। और जो सामान्य इच्छा में क्या, हर व्यक्ति खुश। जो बेंथम मिल कौन थे, तो जेरिम बेंथम को किस सिद्धांत का आपके सामने समर्थक माना जाता है, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। किसको, जेरिम बेंथम को। तो जेरिम बेंथम को किसका, जेरिम बेंथम ने किसका सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था आपके सामने। अगला प्रश्न क्या, सुखवादी मापन यंत्र क्या, सुखवादी मापन यंत्र क्या होता है, जिस प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिससे सुख दुख को मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। सुखवादी मापन यंत्र क्या है, वो प्रक्रिया जिनके सुख और दुख ने क्या करो जाए, सिर्फ मात्रा के रूप में नाप लियो जाए। समझ में आ गई थारा। अगले वाला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार नीति का उद्देश्य क्या होता है। बेंथम ने क्या बताया था, नीति क्या होती है, अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख मिलना, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुखीकरण को सिद्धांत दिए हुए। तो ये क्या, बेंथम के अनुसार क्या नियम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको क्या सुख पहुंचाने का कार्य किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, बेंथम की नीति के अनुसार जाना जाता है। जेएस मिल की प्रमुख किताब कौन सी है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी क्या है, जो आपके सामने जेएस मिल है उनके द्वारा किताब लिखी गई है, क्या नाम उनका, ऑन लिबर्टी है वो, जेएस मिल है उनके द्वारा किताब लिखी गई है। और ये किताबा का नाम अं कौन बता रहे, पढ़ लियो, आऊँगा एक आल प्रश्न दो। अगले वाला है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। तो मिल ने, जेएस मिल ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा की, जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचे तब तक किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब थे पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ गई, थे धीरे धीरे बोल रहे हो, थारा घना कोई को नहीं, समझ आ गई, बोल बोल के पढ़ रहे हो, थारा घना कोई को नहीं, तो यो क्या थारी स्वतंत्रता है। समझ में आ गई। अब क्या, थारी सिस्टर भी थार करना पढ़ाई करने लग रही है, और थे बोल बोल के पढ़ रहे हो, थारी सिस्टर आई थार चटू दी, क्यों, चुपचाप होके कौन पढ़ो जाके, मैं भी तो पढ़ूँ, तो ठेके होगी, थारी स्वतंत्रता भंग होगी। क्यों, क्योंकि थारी सिस्टर की स्वतंत्रता भंग हो रही है, वो क्योंकि तो स्वतंत्रता है दिमाग मतलब अच्छे से पढ़ाई करना। समझ पा गए ना। तो यही है, स्वतंत्रता क्या होती है, जब तक किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो तब तक मतलब कोई भी व्यक्ति, जब तक आप स्वतंत्र हो जीवन में, जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को क्या मानते, उसका सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान न हो। मील और बेंथम में क्या अंतर है, तो मील और बेंथम ने क्या सिद्धांतों में अंतर बताया है। मील गुणात्मक सुख की बात करते हैं और बेंथम है वो मात्रात्मक। फर्क क्या है, जेएस मील वो कहें कि बात करें गुणात्मक, गुणात्मक के भाई कोई आदमी है ना, कोई आदमी, मैं बता दे थान, एक थे डॉक्टर का दवाई लेने गया, थारे की और सिर में दर्द होने लग रहे हो, तो थे दवाई लेने चला गया। अब दवाई लेने तो चला गया, तो डॉक्टर थान दवाई लिख दी और थे के लिए थारा आराम आगो, फिर के 2 एक दिन तो आराम रही हो, दवाई लेता दिन, फिर क्यों गो थार वापिस दर्द होना शुरू हो। तो यो कौन सो, यो सिर्फ मात्रात्मक खुशी थी था, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में खुशी मिली सीमित समय तक। अगला सिद्धांत के गुणात्मक क्यों वो थे, कोई आयुर्वेद मतलब कोई दूसरा डॉक्टर कन गया, वो 2 गोली दी, दवाई ली और थारे मतलब उसका बाद में कोई दर्द को नहीं है, तो वो कौन सो गुणात्मक सुख की बात की गई है। मात्रात्मक क्यों है कि कोई मात्रा की बात की, जब इतनोक है, इतनोक सुख मिल रही है, बात चीज़ है। और गुणात्मक क्या है, संपूर्ण रूप से थाने सुख मिले जा। समझ में आ गई। फर्क क्या है, बेंथम मात्रा की बात करी है और जेएस मिल किसकी बात करी है, गुणात्मक सुख की बात करी है। जेएस मिल महिलाओं को समानता के पक्ष में क्यों थे, क्योंकि उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लैंगिक समानता की बात की थी। तो पहले बात तो वो किताब है या द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इन अच्छे से याद करो,
समझ में आ गई। इसमें क्या था, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक एक किताब लिखी गई, जिसमें आपके सामने जे.एस. मिल ने क्या की, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता क्या है, महिला और पुरुष ही वह दोनों की दोनों समान रूप से देखा जाएगा, उस समानता की बात की गई थी, किसके द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा बात की गई थी। अगला क्या है, मिल के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, तो जे.एस. मिल ने क्या बताया, राज्य का क्या कार्य होता है, नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है उसको रक्षा करने का कार्य होता है। तो जे.एस. मिल ने क्या बताया कि जितने भी जो नागरिक होते हैं भारत में, उन सब की सुरक्षा करना किसका कार्य है, आपके सामने नागरिकों की रक्षा करना किसका कार्य होता है, राज्य का कार्य है। अब एक बात बताओ, अपने भारत सरकार है वह अपनी रक्षा करे, कौन करे भाई, थारा कोई मान लो थारी कोई लड़ाई होगी, कोई था प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो कौन है, पुलिस है थाना। अगर कोई दूसरे देश को कर रहे हो तो आर्मी अपनी रक्षा करेगी, करा है ना। तो यही है, नागरिकों की रक्षा के लिए कौन सी है, स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य किसने बताया था, सबसे पहले जे.एस. मिल ने बताया था। समझ में आ गया अब थारा हर चीज़। देखो पर्सन सेम टू सेम आए नहीं जरूरी को नहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर वो पेपर बना वो भी रिप्लाई ले, ये चीज़ का रिप्लाई लेगी, वो भाषा बदलन का है, समझ में, लेकिन चीज़ें यही होती हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है हेगेल का ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है, तो हेगेल के द्वारा जो ऐतिहासिक प्रक्रिया किस नाम से जाने जाते हैं, द्वंद्वात्मक, थीसिस, एंटीथीसिस व सीथीसिस के द्वारा। फिर से बताऊंगा भाई, द्वंद्ववाद क्यों है, द्वंद्ववाद के कोई आदमी के दिमाग में ऐसा विचार चल रहा है कि अपना वो काम करना है कि नहीं करना है, जहाँ थे शाम का पढ़ने बैठा, पढ़ाई करना शुरू करो तो थारा दिमाग में आई कि अब पढ़ाई तो 10-1 मिनट पढ़ाई करी पा, थारा मन में क्या करा पढ़ के गणी देर, सुबह पढ़ लेगा आराम से, रील देख लिया, फिर थे रील देखना थारा मन में कि रील देखांगा तो फैल भी उसका, पिछली बार भी एक बैग लागी, तो या तो थारा दिमाग में द्वंद्व चल रहे हो ना, इन्हीं द्वंद्ववाद बोले चाहे, समझ, रील देखनी चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए, रील देखनी चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए, इन्हीं द्वंद्ववाद का नाम से जाना चाहे। इनके कुछ कॉन्सेप्ट भी थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, थीसिस। थीसिस क्या होती है आपके सामने, थीसिस को बोला जाता है धर्मवाद के बारे में, मतलब कोई आदमी के बारे में यह है कि वो धर्म ने एकदम कठोर मन है, तो बात थीसिस होगी। एंटी थीसिस के कौन नहीं माना है, धर्म ने बिल्कुल भी, और सी थीसिस को आपके सामने दोनों के बीच की विचारधारा को रखता है। अगले वाला प्रश्न क्या, हेगेल की पुस्तक का क्या नाम है, तो हेगेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम है, फिलोसफी ऑफ राइट। तो आपको हेगेल की जो पुस्तक है उसका अच्छे से नाम याद कर लेना है, फिलोसफी ऑफ द राइट के नाम से नाम है, क्या नाम है, फिलोसफी ऑफ द राइट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न क्या, हेगेल के अनुसार राज्य क्या है, तो हेगेल ने क्या बताया, राज्य क्या है, ईश्वर की धरती का पर मूर्त रूप को किस रूप से जाना जाता है, आपको हेगेल के राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ईश्वर की धरती है, ऊपर के मूर्त रूप, मतलब हेगेल ने राज्य को क्या बताया, मतलब भगवान है उसका द्वारा राज्य की स्थापना की जाती है, उसका वास्तविक रूप के रूप में राज्य को जाना जाता है। ये किसने बताया था, हेगेल के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास किस पर आधारित होता है, तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कौन सा है, सीधी सीधी बात है, कार्ल मार्क्स को सिद्धांत पूछो गए भाषा बदल के, तो किस पर सिद्धांत हो, वर्ग संघर्ष पे। वर्ग संघर्ष क्यों है, समाज में दो प्रकार का आदमी हो, एक प्रकार का आदमी क्या, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या है, एक फैक्ट्री छोटो, फैक्ट्री क्यों याद करो, एक दुकान है, क्या की दुकान है, कपड़ा की दुकान है समझ लो, उनके जो मालिक है और उनका नीचे 3 कर्मचारी काम करने लग रहे हैं, है ना। तो अब क्या करोगे, मालिक के सोचोगे हड़कनू जितो काम कराए जानो उतनो काम करो सुबह शाम, ताकि अपना 2 रुपया को प्रॉफिट हो, है ना। तो यही सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था कि भाई जो समाज के अंदर जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों को कभी अपनी पूरी मजदूरी भी नहीं देते हैं और उनसे बहुत अधिक कार्य करवाते हैं। इन्होंने 2 वर्गों की बात की, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग। शोषित वर्ग कौन है, मजदूरों को शोषित वर्ग माना, और शोषण करने वाले कौन होते हैं, जो आपके सामने जो मालिक होंगे, जो लोगों से काम करवाते हैं, उसको क्या माना जाता है, शोषण वर्ग के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने क्या कहा, इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, इसी को वर्ग संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और जो कार्ल मार्क्स है वो क्रांति करने की बात करते थे, वो क्या कहते थे, हमें मजदूरों को हमेशा संगठित होकर रहना चाहिए, और कभी भी क्या आए, विकट परिस्थिति आए, कभी भी आपके सामने आपको अगर संगठित होकर संघर्ष करोगे, क्रांति करोगे, तो आप पूंजीवादी से मुक्ति पा लोगे। समझ में आ गया आपको सारा कॉन्सेप्ट। अगले वाला है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है, तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न वह मूल्य जो पूंजीवादी ले लेता है। मतलब थे क्या करो, एक मजदूर आदमी है, ठीक है, वो दुकान को एग्जाम्पल लिया, अब के एक आदमी किसको, रामू है, रामू काम कर रही हो भैया की दुकान पे, अब रामू पूरा दिन में वो मालिक ने कितना रुपया बचा के दिए हैं, 1000 रुपया बचा के दिए हैं,
समझ में आ गई था। कितना रुपया बचा के दिए हैं? 1000 रुपया बचा के दिए हैं। वो इतना रुपया का कपड़ा बेचे हैं कि 1000 रुपया मालिक का बच रहे हैं। तो मालिक उन कितना रुपया देगो? 300 रुपया दे देगो। ज़्यादा में ज़्यादा पुराना आदमी हो तो 400 रुपया दे देगो। तो 600 रुपया बचा लिया ना। वही 600 रुपया कि का नाम से जाने जाए, अतिरिक्त मूल्य का नाम से जाने जाए, जो कार्ल मार्क्स अपनी किताब में कहे थे। समझ में आ गई कि श्रमिक जितना श्रम करता है उसमें जो बचता है ज़्यादा पैसा उसके श्रम के अलावा, उसको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। अब तो थारा समझ में आ गई होगी अच्छे से। कार्ल मार्क्स की प्रमुख किताब कौन सी है? तो दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब है? दास कैपिटल के नाम से कार्ल मार्क्स की किताब को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला कौन है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या बताया? जन समूह की अफीम। मतलब जन समूह की अफीम के भाई देखो, तो एक बात छोटी सी, बुरो नहीं मानो तो एक बात बता दूं, धर्म की चीज़ जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी आदमी कन कदे भी गलत कार्य करवाते, मान लो दंगा कहीं देखने मिल जाए, काफ़ी बार क्यों है, कोई ऐख दी, कोई आदमी ने कोई अगर कोई तीख निकालनी हो ना तो क्या करेगा, फलाने का घर में ना वो अया को काम करती हूँ। तो जठे पढ़ा लिखा लोग नहीं हो जो धर्म ने ज़्यादा मानी बा, क्या करी बिना सोचे समझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाया वो घर पर हमलोग करती हैं, उन्हें बेचारा मार दी। वो है ना देखने में ना दंगा ऐ तो है। तो इससे क्यों है, इसको क्या माना है? जनता का जन समूह का अफीम माना है। अफीम खा के इंसान नशो जरूर बेरोकून पटा के काम कर रहे हैं, तो ऐ काम करे धर्म भी। वो इंसान बावड़ो कर दे है धर्म कि अपना के करना चाहिए, के सही है के गलत है, वो बेरोकून पटन दे। और उस जन समूह जो जनता है उन के करे है, उन पागल कर दे। और एक वजह से बहुत अधिक जो मानवतावाद पर के देखने मिले, दुर्घटना देखने मिली, दंगा होगा, नरसंहार जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? राज्य का लोभ होना और वर्गहीन समाज का होना। मतलब कार्ल मार्क्स ने क्या बताया? राज्य का जो अंतिम उद्देश्य क्या होता है, राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आपके सामने एक ऐसे समाज की व्यवस्था को बनाना जहाँ पर क्या कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ सभी व्यक्ति क्या समानता के साथ सुख के साथ रह सकें। उसी को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स के द्वारा अंतिम उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? मेरी वोल्सपेटम कौन थी? तो प्रथम महिला नारीवादी दार्शनिकों में से एक थी। मतलब मेरी वोल्स्ट्रनक्राफ्ट कौन थी? ये महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली प्रथम महिलाओं में से कौन थी? इनको क्या बोला जाता है? नारीवादी दार्शनिकों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, उनकी किताब की पुस्तक क्या नाम थी? तो ये किसकी बात की जाती है? मेरी वेस्टर्न की बात की जा रही है। तो ए विंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स, तो महिलाओं के जो संघर्ष से संबंधित इन्होंने बात की थी। अगले वाला प्रश्न है, वोल्स्टनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? तो वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्या बताया कि महिलाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? ताकि वो क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सकें और विवेकपूर्ण बन सके। तो वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्या बताया? महिलाओं को शिक्षा इसीलिए देनी चाहिए ताकि वो पहली बात तो आत्मनिर्भर बन सकें और खुद की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकें। इसीलिए उन्होंने बताया कि महिलाओं को शिक्षा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्या है? वोल्स्टनक्राफ्ट किस अधिकार की मांग करती थी? तो वोल्स्टनक्राफ्ट किस अधिकार की मांग करती थी? महिलाओं के समान अधिकार और अवसर की बात करती थी। किसके लिए बात करती थी? कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, इसके बारे में बात करती थी। कौन? वोल्स्टनक्राफ्ट। अब अगले वाले प्रश्न है जो सारे जो मिक्स प्रश्नों की बात करेंगे अपन। सबसे पहला है, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है? तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य को किस रूप में बताया? ऐसा राज्य जहाँ पर सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, शिक्षा मिले और योग्यता के अनुसार क्या वर्ग विभाजन हो। मतलब अया को नहीं कि जहाँ अपना वंशवाद देखने को मिले तो ना जातिवाद पे, कि जातिवाद के थो पहले के तो ऋग्वेदिक काल का बाद में जातिवाद शुरू है, पहले तो थो भी को नहीं मनुस्मृतियों की शुरुआत देखी जाए। जिम के बताई भाई कोई आदमी है अगर वो पढ़े लिखे हो तो ब्राह्मण बना दियो, अगर भाई लोगों की रक्षा कर ले तो क्षत्रिय बना दियो, जो घरा को जो मतलब समाज का कोई काम कर दे तो अबे शुद्ध वैश्य बना दियो, और जो शुद्ध रह क्या क्या करता, जो और जो कुछ काम नहीं कर पाता उन्हें शुद्ध की परिभाषा देती थी। तो इस प्रकार से जो समाज को विभाजन करेगा तो जातिवाद को। लेकिन वर्ग विभाजन के साबुओं हो, वर्ग विभाजन क्या था आपके सामने? वर्ग विभाजन था किसके आधार पे? योग्यता के आधार पे। लेकिन धीरे धीरे भारत में क्या हो, जातिवाद वंश के आधार पे होता चला गया और यह बहुत बड़ी समस्या बन गई। लेकिन अरस्तु प्लेटो किसकी बात करते हैं? वर्ग का विभाजन होना चाहिए लेकिन उनके कर्मों के आधार पे, ना कि वंश के आधार पे। अरस्तु और प्लेटो में क्या मुख्य अंतर होता है? प्लेटो आदर्शवादी व्यक्ति हैं और अरस्तु कैसे हैं? व्यवहारवादी है।
आदमी है। तो प्लेटो कैसी बात करते हैं? प्लेटो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ पे धर्म की दिखता आपको देखने को मिलती है। आदर्श की बात करेंगे कि बहुत बढ़िया समाज होना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने? वो वास्तविकता से कम उनका लेना देना है। ज़्यादातर बातें वो किसकी करते हैं आपके सामने? आदर्श की बातें वो ज़्यादातर करते हुए दिखाई देते हैं। अरस्तु की बात करें, वहीं अरस्तु कैसे हैं? व्यवहारवादी आदमी। व्यवहारवादी आदमी कौन होता है? जो किसकी बात करता है? जो आपके सामने बातें करता हुआ दिखाई देता है व्यवहार की, कि इंसान ने कहा रहना चाहिए, अपना जो व्यवहार है उसका, जो उसकी वास्तविकता, उसके बारे में बात की है अरस्तु ने। होब्स, लॉक व रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या भिन्नता थी? तो होब्स किसकी बात करते थे? आजरकता की। सभी जो समाज के जो लोग हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ाई वगैरह करते रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? आजरकता के नाम से जाना जाता है। लोग किसकी बात करते थे? जो लोग शांतिपूर्ण रूप से समाज में आगे बढ़ने की बात करते थे। तो जॉन लॉक ने किसकी बात करी? शांतिपूर्ण समाज की बात की। और होब्स ने किसकी बात की? आजरकता की बात की। अगला क्या है? रूसो किसकी बात करते थे? स्वतंत्रता से भरी, मतलब रूसो ने किसकी बात की? स्वतंत्रता कैसे मिले लोगों की, इसकी बात की थी। अगला क्या? बेंथम और मिल में सुख की परिभाषा में क्या अंतर है? तो बेंथम ने सुख की परिभाषा का क्या बताया? मात्रात्मक होती है। बेंथम के अनुसार जो सुख होता है वो कैसा होता है? मात्रा में मिलता है। और मिल ने कैसे बताया? गुणात्मक रूप से बताया। तो ये तो मैंने पहले प्रश्न करवा दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा। मार्क्स के विचारधारा को क्या कहा जाता है? मार्क्स की विचारधारा को कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकतावाद। मतलब इन्होंने क्या किया? समाज के अंदर एक ऐसी विचारधारा स्थापित की जिसमें हर व्यक्ति को क्या मिले? समानता मिले। जो इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हक की बात की, वरना कोई समाज में मजदूरों के हक की बात नहीं करता था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में मजदूरों को हक दिलाने का कार्य किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। रूसो किस प्रकार के लोकतंत्र को मानते थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो रूसो की क्या अवधारणा थी लोकतंत्र के प्रति? कि ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना जहां पर प्रत्यक्ष हो, जनता के हाथों में जो शक्तियां हैं वो देखने को मिले। समझ में आ गया आपको? जनता के हाथों में शक्तियां देने पर विश्वास करते थे रूसो। वोल्स्टनक्राफ्ट किस युग की विचारधारा थी? तो आपसे प्रबोधन, इनलाइटनमेंट की। ऐसा समय, इनलाइटनमेंट क्या होता है? ऐसा समय जब लोग हैं वो एक जागरूकता के दौर से गुजर रहे हैं। समझ में आ गया? जैसा ट्रांजैक्शनल फेज नहीं बोला जाता है, जैसे आज के समय आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ये भी कैसा दौर है? एक जागरूकता का दौर है, इनलाइटनमेंट का दौर है, जहाँ पर क्या है? महिलाएं हैं उनको ज़्यादा अधिकार देखने को मिल रहे हैं पुरुषों से। हेगेल के द्वंद्ववाद पद्धति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकतावाद पे पड़ा। तो जो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद भौतिकतावाद की बात की थी उसका प्रभाव पड़ता है हेगेल के द्वंद्ववाद पद्धति पर। तो यह आपके सामने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट टाइप मैंने करवा दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी अगर आप अमेजोन, जो फ्लिपकार्ट, मंत्रा से खरीदना चाहते हो, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? कोई भी चीज़ है वो खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।